कल हमने पढ़ा था फ्लोराइड कंटेंट के बारे में, ठीक है, अमोनिया कंटेंट के बारे में, और लास्ट में पढ़ा था फिर हमने क्लोराइड कंटेंट के बारे में। फ्लोराइड कंटेंट में के बारे में हमने बोला था कल की फर्स्ट पॉइंट, इसमें जो इसकी लिमिट है 1 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो दांतों में जो कैविटीज है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए? डेंटल कैविटीज से बचने के लिए कितनी लिमिट होनी चाहिए? इसकी लिमिट होनी चाहिए 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो बोन फ्लोरेसिस हैं, ठीक है, जो बोन फ्लोरेसिस है उसके लिए कितनी लिमिट थी? 5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और साथ में जो हमारा टीथ की जो फ्लोरेसिस थी, डिकलराइजेशन हो जाती थी, उसके लिए कितनी लिमिट थी? 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं एमोनिया के बारे में, नाइट्रोजन कंटेंट, ठीक है। अब नाइट्रोजन क्या इंडिकेट करता है? अगर फ्रीली वाटर में होगा तो पॉल्यूशन कितना है ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, ठीक है, उसको क्या करता है? इंडिकेट करता है। और इसको हमने 4 पार्ट्स में स्टडी किया था, फ्री एमोनिया NH3, ऑर्गेनिक एमोनिया, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, और नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। फिर फ्री अमोनिया को हमने कैसे स्टडी करा था, जो कि फ्री अमोनिया क्या होता है, जो किस चीज़ के बारे में बताता है? रिसेंट पॉल्यूशन, जितना भी आपके पास रिसेंट पॉल्यूशन होता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसको कैसे मेजर करते हैं, फिर बॉयल करके, वाटर को बॉयल करके, ठीक है, और इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होनी चाहिए? 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। अब नेक्स्ट ऑर्गेनिक एमोनिया के बारे में पढ़ा था। फ्री एमोनिया तो हो गया जी, हमने बॉयल कर दिया पानी का सैंपल और हमारे पास आ गई फ्री एमोनिया की वैल्यू। लेकिन अब ऑर्गेनिक एमोनिया की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे? अब जो ऑर्गेनिक मैटर होगा पानी के अंदर, ठीक है, और बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, तो उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे? वो धीरे धीरे डिकम्पोज, ईट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले वाला जो एमोनिया प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक मैटर के रिलेशन में, ठीक है, कांटेक्ट में नहीं होगा लेकिन रिलेशन में होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एमोनिया, ठीक है। और उसका पता कैसे लगाएंगे? जो ऑलरेडी बॉइल्ड वाटर होगा उसको फिर से बॉइल्ड करेंगे, ठीक है, और साथ में हम उसमें स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन रिएजेंट डालेंगे। कौन सा? पोटाशियम परमैंगनेट के MnO4, इसका पिंक कलर होता है, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास क्या मिलेगी? फिर एमोनिया गैस लिबरेट होगी। एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी थी इसकी? 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, कितनी थी? 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। और एक हमने इंपॉर्टेंट नोट पढ़ा था कि फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया टेकन टुगेदर इज रेफर्ड एज केजलदास अमोनिया। कौन सा अमोनिया? केजलदास अमोनिया, ठीक है। अब ये पेपर में आता है क्वेश्चन कि फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया इज रेफर टू विच ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो आप बोलेंगे केजलदास अमोनिया, KJELDHAS, केजलदास अमोनिया। फिर नाइट्राइट के बारे में, प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट इन वाटर is highly dangerous as it indicates partial decomposition of organic matter। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई होती है लेकिन पूरी नहीं होती है, ठीक है, पार्शियल, आधी, कुछ अमाउंट में उसका 50% 60% पार्शियली, मतलब, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है? वेरी वाइग्रस, विच इज वेरी डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए फिर? 0 मिलीग्राम पर लीटर। और इसका पता कैसे लगाएंगे? हम पानी में क्या डालेंगे? सैंपल में डालेंगे हम रिएजेंट सल्फोनिक एसिड और नेफ्थामीन, ठीक है, सल्फोनिक एसिड और नेफ्थामीन उसमें ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट बात आती है, हमने पढ़ा था नाइट्रेट के बारे में, NO3 नेगेटिव, ठीक है। NO3 नेगेटिव कैसे? प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट इन वाटर इज नॉट हार्मफुल, ठीक है, ये हार्मफुल नहीं होता लेकिन जब ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, जैसे 45 तक होना चाहिए, इसकी लिमिट कितनी है? 45 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, 45, अगर 45 50 हो जाता है, 80 हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या होगा? वेरी डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 45 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है जी, कितनी होनी चाहिए? 45 मिलीग्राम पर लीटर। अब जो एक्सेस में प्रेजेंट हो, जैसे अगर ये मान लेते हैं 100 है इसकी वैल्यू, 100 है, अब 100 ज्यादा है ना, ठीक है, तो उसकी वजह से एक डिजीज काउज होती है, उसको बोलते हैं हम मैथेमेग्लोबिनीमिया, ठीक है, या फिर ब्लू बेबी डिजीज। और पेपर में भी आया था, 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है, जेई का जो पेपर था 18 का, उसमें क्वेश्चन आया था एक कि आपका जो ये है, आपका जो पर्टिकुलर एमोनिया है, ठीक है, या फिर एक्सेस ऑफ नाइट्रेट जो है NO3 नेगेटिव, उसकी वजह से जो डिजीज काउज होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्लू बेबी डिजीज, ठीक है, मैथेमोग्लोबिनीमिया, ठीक है, मैथेमेग्लोबिनीमिया, ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है।
अब साथ में नेक्स्ट पढ़ा था, फिर इसके बाद इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होनी चाहिए, 45 मिलीग्राम पर लीटर। फिर नाइट्रिफिकेशन क्या होती है और डीनाइट्रोजनेशन क्या होती है, ठीक है, जिसमें एमोनिया जो है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में, ठीक है, उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। और साथ में दूसरा प्रोसेस जिसमें कि नाइट्रेट जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन, नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं डीनाइट्रोजनेशन। और जब एमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में, उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। ये दोनों टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसका आपने पेपर में ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ा था फिर उसके बाद, विच इज द व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो है, अगर उसमें जो है अगर इसकी वैल्यू, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पीएच हमेशा डिक्रीज होगी, बिकॉज एसिडिटी कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ता फिर क्लोराइड के बारे में, ठीक है, क्लोराइड के बारे में स्टडी करा था, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इन वाटर इन हाई कंसेंट्रेशन क्या बताता है, पॉल्यूशन किसकी वजह से, अब क्लोराइड किसकी वजह से यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट और सी वेस्ट। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट और सी वेस्ट क्यों बोला मैंने, ऑर्गेनिक मैटर क्यों नहीं बोला, बिकॉज अब क्लोराइड कहाँ यूज होगी, पानी के ट्रीटमेंट के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होगी ना, जो इम्प्योर वाटर है उसको प्योर करने के लिए, या फिर जो बैक्टीरियाज है उसमें उनको किल करने के लिए, जो वायरस हैं, ठीक है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं जो कि डिजीज काउज करते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज बोलते हैं उनको, ठीक है, तो उनको किल करने के लिए जो हम यूज करते हैं, तो बेसिकली कौन सा केमिकल यूज करते हैं, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड हम यूज करते हैं, तो इंडस्ट्रीज वगैरह में या फिर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है उनमें हम यूज करते हैं, तब यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट और सी वेस्ट लिखा हुआ है। और इसको किस मेथड से मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं मोहर्स मेथड, ठीक है, किस मेथड से, मोहर्स मेथड, इन विच द वाटर सैंपल इज बीइंग टाइट्रेटेड, टाइट्रेशन करते हैं वाटर सैंपल की, जो वेस्ट वाटर सैंपल होता है, ठीक है, उसको किसके साथ में टाइट्रेट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, और साथ में पोटाशियम क्रोमेट, इन दोनों में से कोई भी एक सुटेबल जो इंडिकेटर है जो हमें बता दे कि इसमें कितने अमाउंट में क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है, और उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होनी चाहिए, उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होनी चाहिए आपकी 200 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, और रिजेक्शन लिमिट 1000, ठीक है, 200 मिलीग्राम पर लीटर उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट, और रिजेक्शन लिमिट कितनी होनी चाहिए, 1000 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, क्लियर है। अगर वो 200 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो हार्मफुल है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1000 से कम होनी चाहिए, अगर 1500 है विच इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आज का टॉपिक है, नेक्स्ट इसका एक न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं, मैक्सिमम द मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड इन डोमेस्टिक वाटर सैंपल इज, फर्स्ट 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, 2.5 मिलीग्राम पर लीटर, 250 मिलीग्राम पर लीटर और 100 मिलीग्राम पर लीटर। अब हमने तो लिखा कितना है, 200, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, 250, तो हम कौन सा लेंगे, नियरर टू द टू आवर जो हमने सपोज किया है, ठीक है, जो हमने लिमिट मानी है 200 मानी है, ठीक है, तो 200 के नियर कौन सा है, 250, तो दैट्स व्हाई 250 इज राइट आंसर, ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो इसमें गैसेस, गैसेस की वजह से जो मतलब वाटर में पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है, और कौन कौन सी गैसेस है, ठीक है, तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट गैसेस है, ठीक है, CH4, H2S, ठीक है, और H2S की स्मेल कैसी होती है, रोटन एग, ठीक है, सड़े हुए गले हुए अंडे की तरह, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, NH3, O2, ठीक है, ये सारी गैसेस हैं, इनकी वजह से क्या होता है, इंडिकेट्स क्या करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक मैटर पानी में प्रेजेंट है,
इनमें वाटर पॉल्यूशन काउज होता है, फिर जो वाटर को वेस्ट वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब H2S की स्मेल कैसी होती है, रोटन एग आपको बता दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, हमेशा एटमॉस्फेयर में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, एसिडिटी फैलती है, एसिडिटी, ठीक है। उसमें पानी का ऑर्डर जो है, उसका टेस्ट जो है वो खराब होना स्टार्ट हो गया होता है। और उसमें ऑक्सीजन अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है पानी में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे फिर, सैचुरेशन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, उसको बोलते हैं फिर सैचुरेशन या फिर सैचुरेटेड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, सैचुरेटेड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड या फिर सैचुरेशन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे इसका अमाउंट कितना होता है, 9.2 मिलीग्राम पर लीटर। ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अप्रोक्सीमेट 9.2 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है जी, 9.2 मिलीग्राम पर लीटर। Any deficiency of oxygen with respect to its saturation value indicates presence of organic matter, ठीक है। अगर इसमें कोई कमी आती है, ठीक है, ऐसे तो कितनी मान के चलते हैं, 9.2 होती है, ठीक है, जो डिजॉल्व DO की वैल्यू है, लेकिन अगर इसमें कमी आती है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है फिर, इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। क्लियर है इतना। अब एट मिनिमम ऑफ, मतलब जो उसमें पानी में जो फिशेस वगैरह होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो फिशेस वगैरह होते हैं जो एक्वाटिक एनिमल्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, तो DO की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DO की वैल्यू होनी चाहिए आपकी 4 ppm, कितनी होनी चाहिए, 4 ppm, 4 ppm DO की वैल्यू होनी चाहिए आपकी, ताकि जो फिशेस वगैरह हैं वो अच्छे से उसके अंदर सर्वाइव कर सके, ठीक है। और DU को किस टेस्ट से हम मेजर करते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन को, विंकलर टेस्ट, WINKLER एपोस्ट्रोफियस विंकलर्स टेस्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछते हैं, और DO वाला क्वेश्चन भी 2017 के पेपर में आया है, जेई के, ठीक है, SSB के, जेई के 2017 के क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो इसको काइंडली नोट कर लीजिए। तो ये तो पता चल गया आपको, इतना क्लियर है। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी हार्डनेस पढ़ी, फिर कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, जो कार्बोनेट्स होंगे और बाइकार्बोनेट्स होंगे, ठीक है, वो कौन सी होगी, कार्बोनेट हार्डनेस। और जो क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट की वजह से जो होगी, ठीक है, इनकी वजह से जो होंगे उनको क्या बोलेंगे, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसकी कुछ टेक्निक्स है, स्पेशल टेक्निक्स। फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, और नोट कर लीजिए आप, जीरो हार्डनेस, ठीक है, जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट, ठीक है। जीरो हार्डनेस जो है, ठीक है, एक मेथड है जीरो हार्डनेस, वो किसके लिए है, आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट के लिए हो, ठीक है, जिसमें कि जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड, मतलब जिसमें हमें हार्डनेस कितनी कर सकते हैं, हम जीरो कर सकते हैं, ठीक है, उस मेथड में आयन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं उसको, या फिर आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा पेपर में आता है क्वेश्चन। और अभी रिसेंट जो SDO का एग्जाम हुआ था HPPSC का शिमला वाला, ठीक है, 2018 का, उसमें भी पूछा गया है ये। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ हार्डनेस इन एक्सेस या फिर इनपरमिसिबल लिमिट काउजेस इंक्रीज्ड लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। ये तो पता है ना आपको कि हार्डनेस की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो कपड़े धोने का खर्चा क्या होगा, इंक्रीज होगा, एक्सपेंसेस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, तो ये भी एक साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है, ठीक है, नोट है, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो इम्पैक्ट ऑफ हार्डनेस है उसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, अगर हार्डनेस जो है आपकी कुछ ज़्यादा कंसेंट्रेशन में होगी, ठीक है, अगर हार्डनेस जो है पानी में वो ज़्यादा कंसेंट्रेशन में होगी, हार्डनेस इन वाटर इन हाई कंसेंट्रेशन, तो उस पानी से हम क्या करते हैं, खाना भी बनाते हैं, तो उस खाने का टेस्ट क्या बनाती है, वो टेस्ट को
टेस्टलेस बना देती है, ठीक है, उसके टेस्ट को बेस्वाद, जिसको हम बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, या फिर टेस्टलेस बना देती है वो खाने को, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट, हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से जो हार्डनेस होती है, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है, ज़्यादा कंसेंट्रेशन में, ठीक है, मान लेते हैं कि 50 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है वो, ठीक है, तो वो कौन सी इफेक्ट काउज करती है फिर, लेग्जेटिव इफेक्ट्स, लेग्जेटिव इफेक्ट्स, LAXATIVE, ठीक है, कौन से इफेक्ट्स होंगे वो फिर, लेग्जेटिव इफेक्ट्स। अब नेक्स्ट इसमें बोलिए, बोला है इन्होंने कि हार्डनेस इन वाटर लीड्स टू क्रोजन एंड इनक्रस्टेशन इन पाइप्स। अब हार्डनेस इन वाटर मतलब जो पानी में अगर हार्डनेस होंगी, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि पानी में इम्प्योरिटीज है, ठीक है, और वो इम्प्योरिटी क्या करती है, वो पानी क्या करता है, जैसे मैं मेटल के ऊपर फेंक देता हूँ उस पानी को, ठीक है, या फिर जैसे मेटल की जो पाइप्स हैं उस उनमें से फ्लो करेगा वो, अगर मेटल में इम्प्योरिटी होगी तो वो क्या करेगी, धीरे धीरे उस जो मेटल जो पाइप की जो बॉल होगी, ठीक है, उसको भी इफेक्ट करेगी, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्ट करेगी, तो बॉल्स को इफेक्ट करेगी तो उसको बोलते हैं इनक्रस्टेशन, ठीक है, पाइप्स की जो बॉल्स है, ठीक है, पाइप्स की जो बॉल है उसको इफेक्ट करेगी, ठीक है, तो उसकी उसको इफेक्ट करेगी तो पाइप की बॉल्स की वजह से नए बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, अब साथ में क्रोजन तो होगी, जैसे लोहे के ऊपर पानी गिरेगा तो क्रोजन तो होगी, जंग तो लगेगा, लेकिन साथ में क्या होगा, बैक्टीरियाज चेन में रिएक्शन करके नए नए केमिकल रिएक्शन फॉर्म होंगे वहां पे, ठीक है, और उसकी वजह से पानी में मिक्स हो गए तो वो नए डिजीज काउज करेगा, ठीक है, पानी में, तभी तो बोलते हैं कि जॉन्डिस हो गया, कॉलरा हो गया इसको, ठीक है, पानी की वजह से जो बीमारियां हैं। तो इन इनक्रस्टेशन क्या होती है, जो पानी की पाइप्स वगैरह हैं उनमें जब क्रोजन होता है, ठीक है, उनमें जो इम्प्योरिटीज जो हैं उनके साथ रिएक्ट करके जो नई डिजीज फॉर्म करती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, इनक्रस्टेशन। और क्रोजन तो पता ही है आपको ना, स्लो ईटिंग प्रोसेस ऑफ मेटल बाई वेदरिंग एजेंसीज, ठीक है, वेदरिंग एजेंसीज यहाँ क्या आएगा, पानी, एयर तो होगी नहीं पाइप के अंदर, ठीक है, पानी होगा। अब नेक्स्ट, हार्डनेस इज एक्सप्रेस्ड। अब हार्डनेस को कैसे लिखते हैं हम, HCaCO3 इक्वेशन ऑफ मल्टीवेलेंट कैटाइन प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, HCaCO3, ये आपने याद रखना है, HCaCO3। अब इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, लास्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, वो आपको चैप्टर के पढ़ने के बाद ही समझ आते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। अभी लिखे लिखे हैं मैंने वो पॉइंट्स। ये क्वालिटी कंट्रोल ऑन वाटर सप्लाईज। अब हमने पढ़ा कि टोटल सॉलिड एंड सस्पेंडेड सॉलिड क्या होते हैं, टोटल सॉलिड एंड सस्पेंडेड सॉलिड क्या होते हैं, एक मिनट, ये टोटल सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है, इनके बीच में हमने रिलेशन पढ़ा था एक, कि टोटल सॉलिड क्या होता है आपका,
टोटल सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड के बीच में जो हमने रिलेशन पढ़ा था कि डिजॉल्व सॉलिड्स कैसे निकालेंगे आप, तो डिजॉल्व सॉलिड्स इज इक्वल टू टोटल सॉलिड माइनस सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, जितने उसमें टोटल सॉलिड्स इंप्योरिटीज प्रेजेंट होंगी और जितनी उसमें सस्पेंडेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट होंगी जो कि दिख रही है हमें। ठीक है, तो उनको कैसे हम मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे सस्पेंडेड सॉलिड्स को, जो दिख रही हैं टोटल सॉलिड्स उसमें होंगे पहले से जितने भी टोटल हैं, उन टोटल सॉलिड्स में से सस्पेंडेड सॉलिड्स को माइनस कर देंगे और उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है टोटल सॉलिड की, 500 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट फिर थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। ठीक है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, अब इसको बोलते हैं कि जितना भी आपके पास जो पानी का जो वॉल्यूम है, सैंपल का जो वॉल्यूम लिए, फाइनल वॉल्यूम जितना आपके पास लास्ट में बचता है और जितना उसमें ऑर्डर जो है उसका हाईली डिटेक्टिबल है। ठीक है, जितना ऑर्डर का मतलब क्या है कि उसकी स्मेल कैसी है। ठीक है, स्मेल कैसी है उसकी। ठीक है, जितना उसका वॉल्यूम है लास्ट में जो बचता है। ठीक है, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर जैसे हमने उसकी टोटल सॉलिड की वैल्यू ले ली, सस्पेंडेड सॉलिड की वैल्यू ले ली। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमने केमिकल वगैरह डाले, उसमें रिएजेंट वगैरह डाले, पोटेशियम पर मैग्नेट वगैरह टाइट्रेशन करने के बाद जो हमारे पास फाइनल में जो अमाउंट बचता है, वॉल्यूम बचता है। ठीक है, तो उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, फिर एक कंटेनर लेंगे, उसमें उसका वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, अब कंटेनर का वॉल्यूम ही निकालते हैं हम, जैसे केमिस्ट्री लैब में करते थे हम, और लास्ट में जो हमने शुरू में जो सैंपल इसका लिया था और उन दोनों को क्या कर देंगे आपस में डिवाइड कर देंगे, फाइनल वॉल्यूम अपॉन सैंपल का वॉल्यूम जो इनिशियल वाला था। और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, TON की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से कम। ठीक है, बराबर भी हो सकती है और 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, बराबर भी हो सकती है 1 के, और लेस देन इक्वल टू 3, 3 या फिर 3 से कम। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो कितनी है, 1 से लेके 3 तक। ठीक है, कितनी है, 1 से लेके 3 तक इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिजॉल्व सॉलिड। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये, फिर उसका क्या यूनिट क्या होते हैं, माइक्रो मोहो। मोहो कहाँ से आया है, ओम से। ठीक है, ओम पर सेंटीमीटर, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर लेंगे और 0.65। ठीक है, अब इसके लिए मैंने क्यों बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये क्या चीज है, पूरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ठीक है, क्योंकि माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर किसके यूनिट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, और उसमें क्या लिखा था मैंने कि डिजॉल्व सॉलिड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 0.65। ठीक है, इंटू 0.65। तो ऐसे हमने क्या निकाला था फिर डिजॉल्व सॉलिड के बारे में। अब नेक्स्ट जो कॉन्स्टेंट्स है एल्कलिनिटी के, वो कौन कौन से हैं, मेजर कौन कौन से बताया मैंने अभी, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। ठीक है, या फिर OH नेगेटिव, और माइनर HSO3 नेगेटिव, B2 H2BO3 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव। ठीक है, वैसे वैसे करके ये ये जो न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं, जेई का। ठीक है, तो आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज दे आर लीस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि इक्विवेलेंट पता है वेट आपको क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, जितना उसके मॉलिक्यूल्स का वेट होगा डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ इसका वेट निकालते हैं, CO3 2 नेगेटिव का। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ठीक है, 6 प्लस ऑक्सीजन का 8। ठीक है, 8, लेकिन साथ में क्या है, 3 भी है नीचे, इंटू 3। ठीक है, तो 24 प्लस 6 कितना हो गया, 30। 30, 30 क्या है इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 30। और वैलेंसी कितनी है इसकी, वैलेंसी दी है 2 नेगेटिव, 2। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 15। कितना आ गया इसको सॉल्व करने के बाद, 15। ठीक है, ऐसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट। अब नेक्स्ट बात करते हैं पीएच वैल्यू की। ठीक है, पीएच वैल्यू हमने पढ़ी थी। अब पीएच का फॉर्मूला याद रखना है अपने, पीएच इज इक्वल टू -log 10 H पॉजिटिव
ठीक है, और POH का माइनस log 10 OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन, और दोनों का सम कितना होता है 14। ठीक है, और H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन क्या होगी, इज ग्रेटर देन 10 - 7, और H पॉजिटिव की 10 - 7, लेकिन किसके लिए, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और इसकी 10 - 7 के ज्यादा कब होनी चाहिए, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। न्यूट्रल के लिए कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 10 - 7। ठीक है, तभी तो वैल्यू कितने लेते हैं हम 7 पे न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये हार्डनेस का फॉर्मूला है, टोटल हार्डनेस का। ठीक है, ये सब के लिए सेम होता है। टोटल हार्डनेस का क्या फॉर्मूला होता है, Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम 2 पॉजिटिव अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 प्लस Mg2 पॉजिटिव अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिट है, कितने लिमिट तक, मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, या फिर इसको सॉल्व करने के बाद एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, ये Ca2 पॉजिटिव अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट, इन्होंने ऐसे निकाला जैसे मैंने अभी निकाला। ठीक, कितना आता है 20 इंटू 50, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इसका 50, ये निकाला इधर, और आगे मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। ठीक है, जैसे कैल्शियम का निकाला वैसे ही मैग्नीशियम का निकालेंगे यहाँ पे, बस मतलब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये वाला है। ठीक है, इसको लिख लें, इसमें पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है इससे। ठीक है, ये नोट कर लिया, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू Ca2 पॉजिटिव अपॉन 20 इंटू 50 प्लस Mg2 पॉजिटिव अपॉन 12 इंटू 50 मिलीग्राम लीटर एज CaCO3। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्डनेस का तो हो गया। ठीक है, अब हाउस होल्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए हार्डनेस की, हाउस होल्ड जो हम घर में काम करते हैं। ठीक है, जैसे कपड़े वगैरह धोते हैं, तो उस पानी की कितनी हार्डनेस होनी चाहिए, 74 से लेके 115 मिलीग्राम पर लीटर तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, 74 टू 150 मिलीग्राम पर लीटर। और वैसे एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है 200। ठीक है, और कॉज ऑफ रिजेक्शन 600। इसकी जो जनरल लिमिट की बात करें तो एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है हार्डनेस की 200, और कॉज ऑफ रिजेक्शन कितना होता है 600 मिलीग्राम पर लीटर। और BOD की तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, 9.2 मिलीग्राम पर लीटर, और फिशेज वगैरह के लिए, लाइफ के लिए 4 ppm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब टर्बिडिटी जो है प्रॉपर्टी, ठीक है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर, टर्बिडिटी। ठीक है, टर्बिडिटी का पता है ना आपको, जैसे जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है पानी में। ठीक है, जो पानी में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है, जो देख सकते हैं, उसको हम किस मेथड से, कौन से मेथड से मेजर करते हैं टर्बिडिटी को, टर्बिडिटी रॉड फर्स्ट, जैक्सन टर्बिडीमीटर, ठीक है, और वाइलेज टर्बिडीमीटर, ठीक है, और नेफ्लोमीटर। ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए। और कलर के लिए टिंटोमीटर का यूज करते हैं, और किसकी हेल्प से, नेशनल ट्यूब की हेल्प से। और टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए ऑस्मोस्कोप, ऑर्डर ऑर्डर मतलब ऑस्मोस्कोप। अभी 11 बजे हम पढ़ेंगे, अभी कितने हुए 10:52। ठीक है, 11 बजे हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल। तो काइंडली 11 बजे सभी ऑनलाइन हो जाए। ठीक है, इस ऐप में ज्वाइन कर रखें आप, पॉज ना करें कोई भी। 11 बजे से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, कौन सी, बिल्डिंग मटेरियल की।